नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम यूपीएसआई परीक्षा के लिहाज से मूल विधि के एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। ये उन नए कानूनों में से है जिनके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है और परीक्षा के लिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये उन 3 नए आपराधिक कानूनों में से एक है जिन्होंने पुराने अंग्रेजों के जमाने के या उसके बाद बने कानूनों की जगह ली है। आज हम कोशिश करेंगे कि BNSS के बारे में वो सारी अहम जानकारी आपको मिले जो परीक्षा के नजरिए से जरूरी है। ये क्या है, क्यों लाया गया और इसमें खास क्या है? मतलब रटाना नहीं, समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। BNS ने किस पुराने कानून को बदला है? हाँ, तो BNSS 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की जगह ली है। आपको याद होगा, हमने पहले भारतीय न्याय संहिता BNS पर बात की थी। हाँ, BNS जिसने IPC को बदला था। बिल्कुल, तो जैसे BNS ने IPC को बदला, वैसे ही BNSS ने प्रक्रियात्मक कानून यानी कि CRPC उसको प्रतिस्थापित किया है। अच्छा, CRPC 1973 तो ये तो आज़ादी के बाद बना था, लेकिन इसकी जड़ें शायद और भी पुरानी हैं, कुछ ऐसा सुना था। हाँ, बिल्कुल। CRPC 1973 में बना जरूर था, लेकिन इसकी नींव तो आप कह सकते हैं काफी पहले रखी जा चुकी थी। अगर पीछे जाएं तो 1834 का जो पहला विधि आयोग था, मैकाले वाला। हाँ, वही, जिसके अध्यक्ष TB मैकाले थे, उन्होंने ही भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जरूरत पे जोर दिया था। असल में मकसद तो ब्रिटिश राज की कानूनी व्यवस्था को स्थापित करना था। 1973 का CRPC उसी कड़ी का एक नतीजा था, हालांकि उसमें समय के साथ बदलाव हुए थे, जाहिर है। तो अब जब BNSS आ गया है, क्या UPSI के उम्मीदवारों को पुराना CRPC पूरी तरह भूल जाना चाहिए? मतलब अब उसकी जरूरत नहीं? नहीं, देखे, पूरी तरह भूलना सही रणनीति नहीं होगी। BNSS ने CRPC को बदला जरूर है, लेकिन कई सिद्धांत और प्रक्रियाएं वो वही हैं या उनमें सुधार किया गया है। इसलिए CRPC की एक बेसिक समझ होना फायदेमंद है, खासकर ये जानने के लिए कि बदलाव कहाँ और क्यों हुए हैं। पर धाराएं रटने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल, पुरानी धाराओं को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोकस अब पूरी तरह BNSS पर होना चाहिए, खासकर उन प्रावधानों पर जो नए हैं या जिनमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अच्छा, तो ये 3 बड़े बदलाव हुए, IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब BSA, जिसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। अच्छा, एविडेंस एक्ट भी बदल गया? जी हाँ, BNS पर हम बात कर चुके हैं, आज BNSS पर फोकस है और BSA पर हम अगली चर्चा में बात करेंगे। और हाँ, ये तीनों ही कानून एक साथ 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो चर्चा हो रही है वो परीक्षा के लिए कितनी कारगर होगी, क्योंकि देखिए, बाजार में बहुत सारी सामग्री है। तो देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको वो मुख्य बातें और गहरी समझ दें जो परीक्षा पास करने में मदद करें। अगर आप इस चर्चा को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो आप किसी भी प्रश्न को हल करने की बेहतर स्थिति में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम तथ्यों के साथ साथ उनके पीछे की सोच और महत्व पर भी बात करेंगे। चलिए, तो अब पुराने CRPC और नए BNSS की थोड़ी तुलना करते हैं। कुछ बुनियादी अंतर क्या हैं, जैसे धाराओं की संख्या वगैरह? हाँ, ये जानना जरूरी है। पुराने CRPC 1973 में कुल 484 धाराएं थीं। 484? हाँ, 484, और ये 37 अध्यायों में बंटी थीं, और साथ में 2 अनुसूचियां भी थीं। ये कानून 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। वहीं अगर नए BNSS 2030 की बात करें तो इसमें 531 धाराएं हैं। 531? हाँ, 531 धाराएं और 39 अध्याय हैं। अनुसूचियां इसमें भी हैं। ये दिसंबर 2030 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2024 से लागू। अरे, धाराएं तो बढ़ गईं, 484 से 531 हो गईं। आमतौर पर तो सुनते हैं कि नए कानून सरल करने के लिए आते हैं, यहाँ संख्या बढ़ गई, ये कैसे? हाँ, ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है। देखिए, धाराओं की संख्या बढ़ना हमेशा जटिलता बढ़ना नहीं होता। कई बार क्या होता है ना कि स्पष्टता लाने के लिए या नई प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए या मौजूदा प्रावधानों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए संख्या बढ़ सकती है।
बीएनएसएस का दावा है कि उसने प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने की कोशिश की है, भले ही धाराओं की संख्या थोड़ी बढ़ गई हो। इसमें कई नई चीजें जोड़ी गई हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये समझना जरूरी था। अब जरा ये बताएं कि ये कानून संसद में कैसे पास हुआ, मतलब इसकी यात्रा कैसी रही? तारीखें शायद परीक्षा के लिए जरूरी हो। हाँ, तारीखें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, खासकर इन नए कानूनों के संदर्भ में। एक अच्छी बात यह है कि तीनों नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इनकी विधायी यात्रा लगभग एक जैसी ही रही है, तो याद रखना आसान है। अच्छा। हाँ, ये तीनों विधेयक गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश किए गए थे। 11 अगस्त 2023, ठीक है। फिर ये तीनों लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुए। 20 दिसंबर। अगले ही दिन 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित हुए। अच्छा, एक दिन बाद ही। हाँ, और राष्ट्रपति जी की मंजूरी इन तीनों को एक ही दिन 25 दिसंबर 2023 को मिली। 25 दिसंबर। अच्छा, और लागू होने की तारीख भी तीनों के लिए एक ही है, 1 जुलाई 2024। ये तो याद रखने में काफी आसान हो गया, मतलब एक सेट की तारीखें याद कर ली तो तीनों कानूनों का काम हो गया। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पैटर्न है जिसे याद रखना चाहिए। पेश होने की तारीख, लोकसभा पारित, राज्यसभा पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी और लागू होने की तारीख, ये सब तीनों कानूनों के लिए समान है। बस धाराओं और अध्यायों की संख्या अलग-अलग है, वो ध्यान रखना है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर बीएनएसएस में नया क्या है, मतलब सीआरपीसी को बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई और बीएनएसएस क्या अलग लेकर आया है। देखिए, पुराने सीआरपीसी के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि वो काफ़ी लंबा था, कुछ हद तक जटिल था और न्याय प्रक्रिया में देरी का कारण बनता था। कई प्रावधान, जैसा हमने कहा, अंग्रेज़ों के ज़माने के थे जो आज उतने प्रासंगिक शायद नहीं लगते थे। तो बीएनएसएस लाने का जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है, वो है न्याय प्रक्रिया को तेज़ करना, सरल बनाना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना और इसे पीड़ित केंद्रित, मतलब विक्टिम सेंट्रिक बनाना, ताकि लोगों को समय पर और प्रभावी न्याय मिल सके। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए बीएनएसएस में क्या खास विशेषताएं या कह लें कि नए प्रावधान डाले गए हैं? हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण और आधुनिक बदलाव किए गए हैं। कुछ मुख्य बातों पर गौर करते हैं। पहला, एक नई सजा का प्रावधान है सामुदायिक सेवा, यानी कम्युनिटी सर्विस। कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय अपराधी को समाज की सेवा करने की सजा दी जा सकती है। ये सजा के सुधारात्मक पहलू पर जोर देता है। ये तो दिलचस्प है, मतलब छोटे अपराधों के लिए जेल भरने के बजाय कुछ उपयोगी काम करवाया जाए। अच्छा है, और क्या है? दूसरा, कई अपराधों में जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है, शायद समय के साथ मुद्रा के मूल्य में कमी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये जरूरी समझा गया। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिसाल के तौर पर, अब किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। जब तक कि विशेष परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति न ली गई हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इससे रात में महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़ी जो आशंकाएं होती थीं, वो कम होंगी। हाँ, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, किसी महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला ही ले सकती है। साथ ही अगर किसी महिला का बयान लिया जाना है तो महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। ये संवेदनशीलता बढ़ाने वाले कदम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और तकनीक के इस्तेमाल के बारे में क्या? आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हर की सुविधा है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अभियुक्त या गवाह, अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी या गवाही हो सकती है। ये भी बढ़िया है। हाँ, और तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग होगी अब? जी हाँ, अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और झूठे आरोपों की गुंजाइश कम होगी। और एक और अहम चीज, कुछ गंभीर अपराधों में जहां सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, वहां अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, फोरेंसिक जांच जरूरी हो गई। हाँ, उन मामलों में। इससे वैज्ञानिक साक्ष्य का महत्व बढ़ेगा और मामलों को निपटाने के लिए कुछ समय सीमाएं भी निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, ताकि मामले सालों साल न लटकें। वाह, ये तो सच में प्रक्रिया को आधुनिक बनाने वाले कदम लग रहे हैं। ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तलाशी की रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक जांच, ये सब न्याय प्रक्रिया में काफी बदलाव ला सकते हैं अगर सही से लागू हों तो। निश्चित रूप से। इरादा तो यही है कि प्रक्रिया अधिक कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध हो।
साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में जांच और ट्रायल को लेकर भी विशेष प्रावधान है, ताकि उन्हें जल्द न्याय मिले। ये सब जानने के बाद अब जरा धाराओं पर आते हैं। आपने बताया 531 धाराएं हैं। क्या परीक्षा के लिए कुछ खास धाराएं हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे शुरुआत की कुछ धाराएं अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, देखिए, शुरुआत की धाराएं अक्सर कानून की नींव रखती हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ मेरा सुझाव थोड़ा अलग रहेगा। जैसा मैंने कहा, सभी 531 धाराएं रटना, खासकर प्रक्रियात्मक कानून की, बहुत मुश्किल है और शायद जरूरी भी नहीं। हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। फिर भी चलिए कुछ शुरुआती धाराओं पर नजर डालते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि उनमें है क्या। धारा 1 बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें बताती है। पहला, कानून का नाम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दूसरा, इसका विस्तार पूरे भारत में। और तीसरा, इसके लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण अपवाद है जिस पर परीक्षा में सवाल बन सकता है। अपवाद वो क्या है? ये संहिता यानी बीएनएसएस नागालैंड राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में आने वाले जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। अच्छा। लेकिन इसी धारा में आगे कहा गया है कि इसके 3 अध्याय 9, जो शांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, से जुड़ा है। अध्याय 11, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। और अध्याय 12, पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। ये 3 अध्याय नागालैंड और उन जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होंगे। ये अपवाद और ये 3 अध्याय याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो सचमुच ध्यान देने वाली बात है। मतलब पूरा कानून लागू नहीं होता, पर ये 3 खास अध्याय लागू होते हैं उन इलाकों में भी। ये पॉइंट नोट करने लायक है। बहुत बढ़िया। अब धारा 2 के बारे में क्या? धारा 2 परिभाषाओं का खंड है, डेफिनेशंस। इसमें संहिता में इस्तेमाल हुए तमाम शब्दों को परिभाषित किया गया है, जैसे जमानत, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, आरोप, परिवाद, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, जांच, इंक्वायरी, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, न्यायिक कार्यवाही, समन मामला, वारंट मामला। और एक नया शब्द भी जोड़ा गया है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, मतलब ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो क्या इन परिभाषाओं को रटना होगा? इनमें से सवाल आते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब सीधे परिभाषा पूछने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, 1% मान लीजिए। इन्हें बस एक बार पढ़कर समझ लेना काफी है कि किस शब्द का क्या मतलब है। हाँ, जैसे जांच और अन्वेषण के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आगे की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। लेकिन रटने पर समय बर्बाद ना करें, मेरा तो यही सुझाव है। ठीक है, ठीक है। तो धारा 1 का अपवाद महत्वपूर्ण है, धारा 2 समझने के लिए। आगे की कुछ धाराएं जैसे 3 से 10, क्या संक्षेप में बता सकते हैं कि वो किस बारे में है, मोटा मोटा? हाँ, संक्षेप में देखें तो धारा 3 बस ये स्पष्ट करती है कि संहिता में मजिस्ट्रेट जैसे शब्दों का मतलब अलग अलग जगहों पर क्या होगा, जैसे महानगर क्षेत्र बनाम अन्य जिले। ये तकनीकी स्पष्टीकरण है। धारा 4 ये स्थापित करती है कि बीएनएस या किसी अन्य कानून के तहत जो अपराध होते हैं, उनकी जांच पड़ताल, ट्रायल वगैरह बीएनएसएस के नियमों के अनुसार ही होंगे, मतलब प्रोसीजर यही फॉलो होगा। धारा 5 एक तरह का बचत खंड है, सेविंग्स क्लॉज कहते हैं इसे। ये कहता है कि बीएनएस किसी विशेष कानून जैसे पॉक्सो एक्ट या आईटी एक्ट या स्थानीय कानून के प्रावधानों को तब तक ओवरराइड नहीं करेगा जब तक स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो। और धारा 6 से 10 जो हैं, ये धाराएं देश में आपराधिक न्यायालयों के ढांचे की बात करती हैं, जैसे सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और द्वितीय वर्ग, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये बताती हैं कि राज्य कैसे सेशन खंड और जिले बनाएगा, सेशन कोर्ट कैसे स्थापित होंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट कैसे बनेंगे, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम की नियुक्ति और उनके कार्य क्या होंगे। ये मूल रूप से न्यायपालिका के क्रिमिनल विंग का ढांचा तैयार करती है। तो ये शुरुआती धाराएं कानून का आधार और ढांचा तय करती हैं। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा और अभी भी लग रहा है कि 531 धाराएं याद करना तो भाई पहाड़ चढ़ने जैसा है, खासकर यूपीएसआई की तैयारी करने वालों के लिए, जिनके पास और भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है। तो आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ें इसको? बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पर स्मार्ट स्टडी काम आती है। देखिए, बीएनएसएस की हर धारा को रटना ना तो संभव है, न ही जरूरी है।
यूपीएसआई परीक्षा में मूल विधि से सीमित प्रश्न आते हैं और वो हर धारा से नहीं पूछे जाएंगे। तो रणनीति ये होनी चाहिए। पहला, बुनियादी अवधारणाओं को समझें। बीएनएसएस क्यों आया? सीआरपीसी से मुख्य अंतर क्या है? इसकी खास विशेषताएं क्या हैं? जैसे तकनीक का इस्तेमाल, महिलाओं के अधिकार, सामुदायिक सेवा, समय सीमाएं। इन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, महत्वपूर्ण बदलावों और नई चीजों पर फोकस करें। जैसे धारा 1 का वो नागालैंड वाला अपवाद, जो धाराएं पूरी तरह नई हैं। हमने कुछ उदाहरण दिए थे, लेकिन नंबर रटने के बजाय उनके विषय को समझें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़ी प्रक्रिया। सीआरपीसी की जिन धाराओं में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, महिलाओं और बच्चों से जुड़े विशेष प्रावधान, वो 3 अध्याय 9, 11, 12 जो नागालैंड जनजातीय क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, इनको खास तौर पे देखें। तीसरा, रटने के बजाय समझने पर जोर दें। प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, जमानत के प्रावधान क्या हैं, एफआईआर कैसे होती है, गिरफ्तारी के नियम क्या हैं, अपील कहाँ होती है। इन प्रक्रियाओं के पीछे का लॉजिक समझें, कहानी की तरह। और चौथा, प्राथमिकता तय करें। सभी 531 धाराएं पढ़ने के बजाय उन अध्यायों या धाराओं को प्राथमिकता दें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं, जैसे गिरफ्तारी, जमानत, एफआईआर, जांच ट्रायल की प्रक्रिया और महिलाओं बच्चों से जुड़े प्रावधान। पूरी किताब चाटने की जरूरत नहीं है। ये सलाह वाकई बहुत काम की है। मतलब पूरी किताब को रटने की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय हमें महत्वपूर्ण हिस्सों, बदलावों और अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस पर काफी गहराई से बात की। हमने समझा कि ये क्या है, क्यों लाया गया, पुराने सीआरपीसी से कैसे अलग है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सबसे ज़रूरी यूपीएसआई परीक्षा के लिए इसकी तैयारी कैसे करनी है, यानी स्मार्ट तरीके से, रटने पर नहीं समझने पर जोर देकर। हाँ बिल्कुल, याद रखने वाली मुख्य बातें हैं। बीएनएसएस का लक्ष्य न्याय प्रक्रिया को आधुनिक, तेज और पीड़ित केंद्रित बनाना है। इसमें तकनीक का अहम रोल है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान है, और परीक्षा के लिए धारा 1 का अपवाद, मुख्य नई विशेषताएं, सीआरपीसी से हुए बड़े बदलाव और प्रक्रिया की बुनियादी समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि हर एक धारा का नंबर। हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। ये जो 3 नए कानून आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, क्या ये वाकई भारतीय न्याय प्रणाली को बदल पाएंगे? क्या इनसे न्याय सच में सस्ता, सुलभ और त्वरित हो पाएगा जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर ये भी पुराने कानूनों की तरह ही चुनौतियों का सामना करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।